नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। चुनाव आयोग के खिलाफ एडीआर की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी उसे काफी गंभीर मानते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने यहां तक कहा था कि इस केस में रात भर बेंच बैठ जाएगी सुनवाई करने के लिए, लेकिन समय दिया था चुनाव आयोग को कि आप जवाब तब तक दाखिल करें। लेकिन जैसे ही 24 मई को जवाब देने की बारी आई, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ जो सारी रात सुनवाई की बात कह रहे थे वो खुद इस केस में नहीं थे। उन्होंने इस केस को वेकेशन बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस केस में सुनवाई की और इन्होंने ठीक उसी तरीके का रवैया दिखाया जो हेमंत सोरेन के केस में दिखा। जिस तरीके से कपिल सिब्बल को इन लोगों ने पकड़ा कि आपने जो विशेष अदालत में याचिकाएं लगाई थी जमानत के लिए, उसमें कॉग्निजेंस हुआ था। यह मामला आपने जो इस पिटीशन में लगाया है वो आखिरी पॉइंट में क्यों है, यह क्लियरली पहले हमें जानकारी क्यों नहीं दी गई थी। और इसी बात को पकड़े पकड़े जस्टिस दीपांकर दत्ता ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया था। और अब जब चुनाव आयोग के 17C डेटा जो लोकतंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है वो सार्वजनिक किए जाए, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू हुई तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने फिर एक अलग ही रास्ता अपनाया। आपको बता दें कि जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने एडीआर के तरफ से प्रशांत भूषण की जगह दुष्यंत दबे मौजूद थे और महुआ मोइत्रा, जिन्होंने 2019 में ही चुनावी डेटा में विसंगतियों का हवाला देते हुए याचिका लगाई थी, उस याचिका के लिए अभिषेक मनु सिंह भी मौजूद रहे कोर्ट रूम में। और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यहीं से बातों को पकड़ना शुरू कर दिया था कि 2019 की याचिका को आप इससे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, 2024 में क्या हालात नहीं बदले। और फिर जो आज याचिका जिस पर हम बहस कर रहे हैं उसमें चुनाव आयोग का कहना है कि यह छवि धूमिल करने की याचिका है। इसकी टाइमिंग पर सवाल है कि आप हमें यह बताइए कि आप मार्च में क्यों नहीं आए इस केस की सुनवाई कराने के लिए, आप इतने लेट से क्यों आए हैं, इसकी टाइमिंग तो देखिए। अभी चुनाव आयोग के पास इतना मेन पावर कहां से आएगा जो आप मांग कर रहे हैं। तो इन सब मामले की हम सुनवाई नहीं करेंगे, इसे आप चुनाव के बाद रखिए। जिसकी महत्ता अभी है, जस्टिस दत्ता ने बस इसी पॉइंट पर इन्हें पकड़े रखा कि आपने यह काम पहले क्यों नहीं किया। और फिर यह केस जो है एकदम से चुनाव आयोग के पक्ष में फिलहाल चला गया। अब जब नतीजे आएंगे तो उस वक्त क्या नतीजे आएंगे, जो प्रशांत भूषण लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में दम तो है, लेकिन जस्टिस दत्ता के बेंच के पास ऐसे आरोप एकदम से साइड पर जाते हैं। जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देखिए आप इन तर्कों में नहीं पड़े, अदालतों का यह काम नहीं है कि आप अंतिम अंतरिम के बीच लोगों को उलझाएं, आपका काम यह है कि आप रचनात्मक ढंग से इस मामले पर विचार करें। लेकिन जस्टिस दत्ता मूड बना चुके थे, वो कहां सुनने वाले थे। वहीं दुष्यंत दबे भी भड़के हुए थे। उन्होंने तो कह दिया कि हमें चुनाव आयोग से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो जो कहेंगे वही बात सच होगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब जज का मूड जब बन जाता है तो फिर अरविंद केजरीवाल को राहत भी मिल जाती है, और मूड नहीं बनता है तो लगातार याचिकाएं आपकी खारिज की जाती हैं, इग्नोर की जाती हैं। आपको फिर वक्त दिया जाएगा, आप चुनाव के बाद आएंगे। यही खेल हमें लगातार देखने को मिल रहा है। अब जरा यहां गौर से समझिएगा कि एडीआर के तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण नहीं थे, लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता मूड बना चुके थे। उन्होंने पहले चुनाव आयोग के वकील को कहा कि आपको जितना बोलना है बोल लीजिए, और फिर उसके बाद बहस आगे बढ़ती। ना तो दुष्यंत दबे को पूरी तरीके से यहां बोलने दिया गया, ना ही अभिषेक मनु सिंघवी को। फिर भी इन दोनों ने अपनी बातें रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन जस्टिस दत्ता एकदम से क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के मूड में आए और उन्होंने जो लाइन पकड़ी उस लाइन के हिसाब से यह समय उचित नहीं है कि हम इस मामले पर सुनवाई करें। दरअसल आप जानते हैं कि देश में जो 1 करोड़ वोट बढ़ गए, उसके बाद यह सवाल उठा कि चुनाव आयोग डेटा लेट लतीफी से क्यों जारी करता है। चुनाव आयोग को निर्देशित किया जाए कि वो ससमय यानी 48 घंटे के भीतर अपने डेटा
वेबसाइट पर अपलोड कर दें, साथ ही साथ 17C की स्कैन लेजिबल कॉपी भी अपलोड करें ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोकतंत्र और मजबूत हो, चुनाव आयोग पर भरोसा और बढ़े। लेकिन इसके इतर चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने जो भी दलीलें रखी उसमें बस यही बातें कही गई कि ये लोग जानबूझकर चुनाव आयोग की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। इन लोगों ने झूठ कह दिया कि 6% आंकड़े बढ़ गए, जबकि यह 1-2% ही है। इसके अलावा उन्होंने एक लाइन पकड़ी उन्होंने भी कि ये जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है। 26 अप्रैल को जब फैसला आ गया था कि वीवीपैट की पर्चियां भी नहीं गिनी जा सकती हैं, इसके अलावा हम बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा सकते हैं, जो डेटा है उसको लेकर के जितने भी फैसले जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच ने दिए थे, उन सब के बावजूद भी ये लोग लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इतना कुछ सुनते ही दुष्यंत दवे भड़क उठे कि हमारा केस कितना इंपॉर्टेंट है और जो ये चुनाव आयोग के वकील कह रहे हैं हमें उनसे कोई बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो एग्जैक्टली कहा वो ट्वीट भी है हमारे पास, वो तो सीधे सीधे जस्टिस दत्ता को भी बोल दिए कि योर लॉर्डशिप, आपने जो 26 अप्रैल को फैसला दिया था उससे भी हम पूरी तरीके से आहत हैं और इस वक्त जो चुनाव आयोग कह रहा है हमें उनसे किसी सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। वो भड़क गए। अभिषेक मनु सिंघवी ने समझाने की कोशिश की। दुष्यंत दवे ने कहा कि जज साहब, बात यह है कि चुनाव आयोग की दलीलें बेबुनियाद हैं, क्योंकि एक याचिका है काउंटिंग से पहले की, एक है काउंटिंग के बाद की। एडीआर ने जो पहली याचिका लगाई थी वो ये थी कि जो पर्चियां गिनी जाए 100% गिनी जाए। यह तो चुनाव खत्म होने के बाद ही हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो याचिका आई है कि जब इलेक्शन जो मतदान की प्रक्रिया होती है उसके 48 घंटे के भीतर एग्जैक्ट डेटा वोटर टर्नआउट जो है वह सार्वजनिक होने चाहिए। लेकिन इस पर जस्टिस दत्ता विचार करने के मूड में नहीं थे। कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ है, किस तरीके से चुनाव आयोग के वकील ने अपनी बातें रखी और जस्टिस दत्ता उसके बाद बोलना शुरू किए तो केस को खत्म करके ही माने। उन्होंने कहा कि मैं डिसमिस तो नहीं कर रहा हूं इस याचिका को, लेकिन चुनाव के बाद इस मामले पर हम लोग विचार करेंगे कि 17C के डेटा के साथ क्या किया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसकी टाइमिंग इतनी खराब है, गलत टाइम पर यह याचिका पड़ गई, यह बात CJI डीवाई चंद्रचूड़ भी कह सकते थे। उन्होंने तो इसे गंभीर माना, सारी रात सुनवाई के योग्य माना और फिर देखिए कि क्या हुआ। यहां तो जस्टिस दत्ता के पास जैसे ही मामला पहुंचता है वहां पर केस एकदम से कंक्लूजन पे आने लगता है। हेमंत सोरेन के साथ 2 बार यही हुआ। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो कपिल सिब्बल से कहा कि हम इस मामले पर गौर करेंगे। उन्होंने तुरंत एक स्पेशल बेंच गठित कर दी। वो बेंच ही जस्टिस खन्ना की थी, उसमें जो है बेला त्रिवेदी भी थी। जैसे ही केस की सुनवाई शुरू हुई, केस सुनने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि आप यहां क्यों आए, आप हाईकोर्ट जाइए। वहां से हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली और फिर दोबारा जब कपिल सिब्बल गए कि देखिए हाईकोर्ट फैसले में लेट लतीफी कर रहा है, हमारी कोई सुन नहीं रहा, उन्होंने कहा ठीक है हम गौर करेंगे। और फिर से जब यह याचिका पहुंची तो यह याचिका पहुंच गई जस्टिस दीपांकर दत्ता के पास और फिर उन्होंने कहा कि इस मामले में तो आपने हमसे एक जानकारी छिपा ली है, विशेष अदालत में भी आप गए थे, तो फिर हम यहां पर आपकी बात क्यों सुनेंगे, हम आपको राहत नहीं दे सकते। तो खेल तो कुछ इसी तरीके का चलता रहता है। एक पॉइंट चाहिए, जज साहब अगर चाह लें तो उस पॉइंट के आधार पर किसी की कोई दलीलें नहीं सुनेंगे, यही मालूम पड़ता है। लेकिन अब आइए सीधे सीधे इसमें कोर्ट रूम में क्या बातें हुई हैं। लाइव लॉ ने लिखा है जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने यानी वेकेशन बेंच ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय को हैंड ऑफ दृष्टिकोण अपनाना होगा और प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं हो सकती। यानी कि वो मूड पहले से बनाए हुए थे कि इस केस में सुनने लायक हमें कुछ नहीं लगता है, अगर है भी तो चुनाव के बाद सुनेंगे, तब तक चुनाव में जो चुनाव आयोग को करना है वो करे, नतीजा चाहे जो आए। लेकिन उस नतीजे को फुल प्रूफ बनाने की याचिकाएं जो वकील लगा रहे हैं, जो संस्थाएं लगा रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही मैसेज दिया है। हालांकि CJI डीवाई चंद्रचूड़ का अंदाज तो कुछ और था। जस्टिस दत्ता ने क्या कहा कि चुनाव के बीच व्यवहारिक रुख अपनाना होगा,
आवेदन को मुख्य रिट याचिका के साथ सुना जाए। हम प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते, हमें प्राधिकार पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। जैसे ही चुनाव आयोग के वकील ने सीधे सीधे इन याचिकाकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि ये लोग जानबूझकर बार बार चुनाव आयोग की छवि धूमिल करने के लिए याचिकाएं लगा देते हैं, इससे चुनाव आयोग पर बुरा असर पड़ता है। फिर जब यह सब उन्होंने बोल लिया तो दुष्यंत दवे ने मोर्चा संभाला एडीआर की तरफ से। लेकिन जैसे ही एडीआर की तरफ से उन्होंने बोलना शुरू किया तो जस्टिस दत्ता ने कहा कि मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, इसके जवाब दे दीजिए। यहाँ देखिए कहा जा रहा है, जब दवे ने मंच संभाला तो जस्टिस दत्ता ने कहा हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले जस्टिस दत्ता ने कहा कि आवेदन में मांगी गई प्रार्थना मुख्य रिट याचिका में की गई प्रार्थना के समान है, इसलिए जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या अंतरिम आवेदन में मुख्य राहत मांगी जा सकती है। जस्टिस दत्ता ने आगे बताया कि अंतरिम आवेदन ईसीआई की कुछ प्रेस विज्ञप्तियों के आधार पर दायर किया गया। उन्होंने पूछा कि क्या लंबित रिट याचिका में बाद के घटनाक्रम पर ध्यान दिया जा सकता है। जस्टिस दत्ता ने फिर आगे पूछा, ये 2019 को इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जस्टिस दत्ता ने पूछा 2019 की याचिका और 2024 के आवेदन के बीच क्या संबंध है, आपने अलग रिट पिटीशन दायर क्यों नहीं किया। ये दुष्यंत दवे और अभिषेक मनु सिंघवी से वो ताबड़तोड़ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे, जैसा कि हमने आपको वीडियो के दौरान भी बताया, शुरुआत में भी। जस्टिस दत्ता ने कहा कि हम वेकेशन के बाद अब इस मामले में सुनवाई करेंगे। जस्टिस दत्ता ने सिंघवी से क्या कहा जरा देखिए, कल छठा चरण है, 5 चरण पूरे हो गए, इस विशेष अनुपालन पर आप जोर दे रहे हैं जिसके लिए जनशक्ति की आवश्यकता होगी। इस अवधि के दौरान यह संभव नहीं, हमें जमीनी हकीकत के प्रति बहुत सचेत रहना होगा। हमें लगता है कि यह हो सकता है छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाए। जवाब में सिंघवी ने कहा कि सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 10.37 लाख फॉर्म 17C रिकॉर्ड हैं। यदि कुल फॉर्म को निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या प्रति रिटर्निंग ऑफिसर प्रति निर्वाचन क्षेत्र की संख्या से विभाजित किया जाए तो यह आंकड़ा 1911 फॉर्म आएगा और फिर यह मुमकिन है, संभव भी है। उन्होंने कहा कि यह प्रबंधनीय है। हालांकि पीठ ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने में अनिच्छा व्यक्त की और आदेश सुनाया। तो देखा आपने, जब सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज महोदय यह तय कर लें कि इस केस में कब सुनवाई करनी है, आज आप कितनी भी दलीलें देंगे, कितने भी पॉइंट रखेंगे, उस पर विचार नहीं किया जाएगा, तो फिर यह समझ लीजिए कि अभी भी लोकतांत्रिक तरीकों को फुल प्रूफ करने के लिए संघर्ष लंबा है। अब इस लंबी लड़ाई में वकील कहां तक टिकते हैं और कहां तक संवैधानिक संस्थाओं में बदलाव ला पाते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सीजेआई साहब ने जिसे गंभीर बताया, जस्टिस दत्ता ने उसे इस वक्त इतना सीरियस नहीं माना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।